हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के अगस्त माह के गणित के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए के टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रम से 182 तथा 13 है तो उनका गुणनफल है। अच्छा, तो इसमें से इसका गुणनफल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी इन्हीं दोनों में खाली गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो गुना करोगे तो आ जाएगा 2366। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन असहभाज्य युग्म है? तो असहभाज्य ऐसे युग्म होते हैं, ऐसी संख्याओं का युग्म होता है जिनका HCF 1 है। तो 18 और 25 का HCF 1 होगा ना, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 156 का अभाज्य गुणनखंड है, इसमें से अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा? तो देखिए 156 की बात करेंगे तो 2 से ले जाएंगे, 2 से कितना बार में जाएगा? 2 7 14, 1 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, कितना बार में जाएगा? 2 3 6 और 2 3 6 और आ जाएगा 2 9 18। अब 3 से जाएगा ना 13 बार में। तो देखिए 2 3 और 13 हो रहा है, 2 3 और 13, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग। तो हम लोग जानते हैं कि शून्यकों का योग जो होता है वह माइनस ऑफ x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक होता है, तो यानी कि -b बटा a हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इस बहुपद के शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक इसमें से कौन होगा? तो शून्यक निकालने के लिए इसका फैक्टर करेंगे और बराबर में क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। देखो इन दोनों में गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 18x² आएगा, तो बीच वाले को 2 भाग में करो, माइनस का 9x और प्लस का 2x - 3 बराबर 0। इन दोनों में से 2x कॉमन, यहाँ पे सॉरी 3x कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस का 3। इन दोनों में 1 कॉमन है, 2x माइनस का 3। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, यहाँ से 2x - 3 को कॉमन कर लो, बच जाएगा 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से अलग अलग करेंगे तो 2x - 3 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर में 0। तो 2x बराबर में 3, यानी x का मान यहाँ से आ जाएगा 3/2। यहाँ 3x बराबर माइनस का 1, यानी x का मान आ जाएगा माइनस का 1/3। तो 3/2 और माइनस का 1/3, यानी ए नंबर आपका आंसर सही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए x³ + y³। तो हम लोग जानते हैं x³ + y³ के लिए अच्छा इस फॉर्म में दिया हुआ था। एक काम करो, आपको याद होना चाहिए x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़े हैं, x³ + y³ प्लस का 3x² और प्लस का 3xy², यह आता है। तो यहाँ x³ + y³ के लिए ये दोनों को बराबर के इस तरफ लेके चले आएंगे, बराबर के इस तरफ। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, x³ + y³, एक और फॉर्मूला आता है, प्लस का 3xy इंटू में xy, ये ना होता है। तो आप इसको इधर लेके चले आओ, यानी कि x + y का होल क्यूब और माइनस का 3xy इंटू x + y बराबर किसके होगा? x³ + y³ के। तो यही हो जाएगा आंसर में। तो देखो तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? ए नंबर में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि sin थीटा किसके इक्वल होता है? तो sin थीटा का फॉर्म अगर ये एंगल है तो p/h ना हो जाएगा जी, बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि cos थीटा का मान 12/13 है तो sin थीटा का मान कितना होगा? तो देखिए आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो sin थीटा के लिए फॉर्मूला होता है √1 - cos² थीटा, इस पे बना लो, या आप इसे लिख लो, ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल, इसको थीटा मान लो, ये एंगल है तो बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, इसे करके ही बना सकते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ इसी से इजी होगा, √1 - cos की जगह पे 12/13 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस का 144 बटा में 169, √169 एलसीएम ले लेते हैं, 169 और माइनस का 144, ऊपर घट के 25 हो जाएगा ना, √25 बटा में 169। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का 169 13 का, तो 5/13 आंसर हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि sin थीटा cos थीटा के बराबर है तो थीटा का मान क्या होगा? तो sin थीटा cos थीटा का मान किस मान के लिए बराबर होता है? 45 डिग्री के लिए होता है। अच्छा हो तो आप निकाल भी सकते हो, sin थीटा बराबर में कर दो, ये जो cos थीटा दिया है इसको sin 90 - थीटा भी तो लिख सकते हैं, sin हटा देंगे, थीटा इक्वल टू में 90 - थीटा। हटा नहीं रहे, एक्चुअल में क्या कर रहे ना कि साइन के मान कब बराबर होंगे? जब ये एंगल बराबर होगा तब ना। इस तरह के ये 2 थीटा हो जाएगा बराबर में 90, ये जाएगा भाग में, तो थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है कि sin 67 बटा में cos 23। देखिए एक दूसरे के पूरक है, किसी एक को बदल दीजिए काम हो जाएगा। ऊपर ही बता दो sin 67 को हम लोग sin 90 माइनस का 23 नहीं लिख सकते हैं, 90 में से 23 जाएगा 67 ही ना आएगा जी, और नीचे cos 23 है, तो sin 90 - थीटा cos थीटा हो जाता है, यानी कि cos 23 हो जाएगा और बटा में cos 23 डिग्री, कट के 1 ही ना आ जाएगा, तो यानी सी नंबर हो जाएगा। अगला
क्या नाम करा कि साइन 60 का मान इसमें से किसके बराबर होता है? साइन 60 का रूट 3/2 जानते हैं और कॉस 30 का भी रूट 3/2 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मूल बिंदु से बिंदु -3,4 की दूरी। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो √x² + y² यानी -3 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर रूट के अंदर में हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, √25 √25 का मतलब 5 ना, 5 इकाई हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदु ए बी और कमा -a - b से दूरी क्या होगी? तो दूरी सूत्र लगाएंगे √, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर और प्लस में -b - b का स्क्वायर, ये ना होगा दूरी सूत्र इन दोनों के बीच लगाएंगे तो √-2a का स्क्वायर और -2b का स्क्वायर, तो आ जाएगा √4a² और प्लस का 4b²। 4 रूट से बाहर कॉमन करेंगे, इसमें रूट से बाहर निकलेगा तो वो 2 बन जाएगा, तो 2 √a² + b², ये हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो आप जानते हैं कि √3/2 गुना भुजा उसका सूत्र होता है ऊंचाई के लिए, ठीक है। तो √3/2 और गुना भुजा का मान देखिए क्या दिया है, तो भुजा का मान यहाँ पर दिया है 12 सेंटीमीटर, कट जाएगा कितना बार में? 6 बार में ना, तो 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर, ये आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा यदि, अच्छा इसका अद्वितीय हल कब होता है? जब a1/a2 ≠ b1/b2 होता है, यही ना होता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 13 में यदि x का मान 2 है तो y का मान क्या होगा? तो बस x का मान यहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 × 2 + 3 × y = 13, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 + का 3y = 13, तो 3y बराबर हो जाएगा, 4 जाकर उधर घटेगा तो 9 आ जाएगा, y का मान 3 × 9 3 आ जाएगा ना जी, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 में कह रहा है कार्तीय तल में x अक्ष और x अक्ष पर y नियामक का मान होता है, तो x अक्ष पर y नियामक हमेशा 0 होता है, ये आपको मैंने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, किसी भी प्रकार के समबाहु त्रिभुज बड़े छोटे सब समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कोई सी ज्यामितीय आकृति समरूप, कौन सी ज्यामितीय आकृति समरूप नहीं होती? तो सभी वृत्त होते हैं, सभी वर्ग भी होते हैं, सभी समबाहु होते हैं, सभी आयत समरूप नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y + 3z = 0, दूसरा दिया है 2x + 4y + 6z और 0 के हल होंगे, कितने हल होंगे? तो देखो इससे x का गुणांक 1 है, तो आ जाएगा 1/2 a1/a2, b1/b2 2/4, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा, और c1/c2 की बात करें तो ये 3/6, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर दिख रहा है, तो इसका अनंत हल होगा ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि x और y में 2 रैखिक समीकरण युग्म कोई हल नहीं है तो उनके आलेख होंगे। अच्छा कोई हल नहीं होगा तो उसका आलेख हमेशा समांतर रेखाएं ना होंगी, समांतर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि 3x² - 9x के शून्यक होंगे। तो देखिए 3x² - 9x बराबर में 0 कर दीजिए, यहाँ से 3x कॉमन है, x माइनस का 3 बच जाएगा, अलग अलग करेंगे तो 3x बराबर में 0 और x - 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 0/3 यानी कि 0, और यहाँ x बराबर में आ जाएगा 3, तो 0 और 3 इसके शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, 12 और 20 का लस और मस का योगफल होगा। तो देखिए अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो ना, 2 से 6 2 से 3, अच्छा 20 का कर लेते हैं, 2 से 10 2 से 5, तो 12 बराबर में आ गया 2 का पावर 2 गुना 3, और यहाँ पे 20 बराबर में आ गया 2 का पावर 2 और गुना में 5। तो अगर हम लोग यहाँ पे लसा की बात करें, लसा की, तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5, ये ना हो जाएगा जी, जो कॉमन है वो लिखेंगे और जो नहीं भी कॉमन है वो भी लिखेंगे, तो 5 के 15 और 2 का स्क्वायर 4, 15 चौका 60, और मसा की बात करेंगे तो कॉमन दिख रहा है 2 का पावर 2 यानी कि 4, तो इन दोनों का योग यानी कि 64 ना होगा जी जोड़ने पे। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, यदि अल्फा बीटा और गामा घन बहुपद ax³ +
bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक है, तो दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, यही ना निकाला, तो दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग हमारा c/a के बराबर होता है ना जी, यही जानते हैं हम लोग, यानी कि x का गुणांक और बटा में x³ का गुणांक, यही ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में है? तो देखो पहला माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो x का माइनस और y का प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दिए गए धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक q और प्राप्त r, q तथा r प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें a बराबर bq प्लस r संतुष्ट होता है, जहां r का मान, अच्छा हमने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो उसमें मैंने बता रखा है कि यहाँ r का मान 0 और 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? b से छोटा होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए नंबर ही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि पाई है, पाई किस प्रकार की संख्या? तो एक अपरिमेय संख्या। कह रहा है 28 नंबर की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी सम संख्या भी 2 ही है, तो 2 दूना 4 ना हो जाएगा, सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/√7 क्या है? तो ये क्या अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 29, यदि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 3, 5x + ky + 7y 0 का कोई हल नहीं है, तो अच्छा कोई हल नहीं है तो आप जानते हैं कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के, यही ना। तो x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 5 है, इक्वल टू y का गुणांक 2 है और यहाँ y का गुणांक कितना है? कि है, इतना ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से या नॉट इक्वल टू यहाँ ले सकते हैं c1/c2। तो चूंकि देखो ये एक कांस्टेंट इधर है बराबर का, एक उस तरफ है, तो दोनों को एक तरफ रखना होगा। अगर इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और बट्टा में 7, तो यहाँ k का मान इक्वल टू में 10 हो जाएगा, ऑप्शन में दिया ही है। अच्छा यहाँ पे माइनस का 3k नॉट इक्वल टू 14, यानी k नॉट इक्वल टू 14 बट्टा -3, तो ये तो नहीं दिया है, यही दिया है, ए नंबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी से 1 से 10 तक दिए गए हैं, लघुत्तरीय है। देखते हैं पहला, 1155 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चल लेते हैं, 1155 है, आप देखिए 3 से कट जाएगा, 5 × 10 और 2 12, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से ले जाएंगे, 3 × 3 9, 2 बचेगा, है ना, तो 2 बचेगा, 3 × 8 = 24 और फिर 3 × 5 = 15। अच्छा 8 × 5 = 13 और 13 × 3 = 16, अब नहीं कटेगा, 3 से 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे कितना बार में? 5 × 7 = 35 और 5 × 7 = 35, फिर अब 7 से कट जाएगा 11 बार में, तो 1155 बराबर में आ जाएगा 3 × 5 × 7 × 11। तो अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया कि नहीं? देख रहा है ना जी, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 54 और 336 का लसा और मसा कहते हैं। तो हम लोग काम करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 54 और 336, 2 से कटेगा 27, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3 आ जाएगा, 2 से काटते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 6 8, ठीक है, ये ना हो जाएगा जी। चलिए फिर 2 से ले जाएंगे 8 4, फिर 2 से ले जाएंगे 4 2, फिर 2 से ले जाएंगे 2 1, 3 से ले जाएंगे 7। तो हम लोग 54 बराबर में देखिए 2 × 3 का पावर 3 और 336 बराबर में देख लिए 2 का पावर 4 × 3 × 7। तो जब यहाँ मौसा की बात आएगी तो दोनों में से जो लोएस्ट कॉमन होंगे, यानी कि देखिए 2 है और यहाँ 2 का पावर 4 है तो कम पावर वाला ले लेंगे, या 3 का पावर 3 है और यहाँ 3 है तो कम पावर वाला ले लेंगे, 6 हो जाएगा मौसा। और जब लसा की बात आएगी तो हाईएस्ट पावर वाले को लेंगे, यानी 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो, तो इन सबको गुना कर लेते हैं। तो 2 का पावर 4 आपका हो जाएगा 16, ठीक है, फिर 3 का पावर 3 27 है गुना 7, तो 16 में 27 से गुना कर दो, 432 गुना 7 है, तो आपका आ जाएगा 3024। तो हमने मसा और लसा निकाल दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, इस बहुपद के बराबर में शून्य कर देना होगा और x का मान निकाल दीजिए गुणनखंड विधि से। इसको 5x + 2x लिख सकते हैं, देख लीजिए गुना होगा तो इन दोनों 10 और x² के गुणनफल और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, दो दो को में कॉमन करो, x कॉमन करेंगे x + 5, इन दोनों में से 2 कॉमन करेंगे x + 5, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x + 5 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ +2 और बराबर 0, अलग अलग कर देते हैं, x + 5 = 0 और x + 2 बराबर में 0।
तो यहाँ x का मान आ जाएगा -5 और यहाँ x का मान आ जाएगा -2। तो यहाँ जो शून्यक हमें निकालने थे वो शून्यक आ गए -5, -2। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, घन बहुपद x³ + 2x² + 3x + 4 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करिए। अच्छा, हमारे पास बहुपद दिया है, इसको मान लेते हैं बहुपद दिया हुआ है, x³ + 2x² और + 3x और +4। हमें शून्यकों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? शून्यकों का योगफल। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने बता रखा है कि जो शून्यकों का योगफल होता है वह -x² का गुणांक, x² का गुणांक और बटा में x³ का गुणांक होता है। अर्थात हम लोग पढ़े हुए हैं कि माइनस का b/a ये होता है, यानी कि -2 और बटा में 1 -2 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा मूल बिंदु से बिंदु -a - b की दूरी मूल बिंदु से निकालना है। तो याद होना चाहिए आपको, मैंने पढ़ा रखा है आपको। देखिए x अक्ष और इस पर ये y अक्ष ले लेते हैं, सॉरी ये y अक्ष ले लेते हैं, ठीक है। तो याद होना चाहिए आपको कि ये रहा मूल बिंदु O और यहाँ पर कोई बिंदु -a - b, तो इधर कहीं होगा, O को उस तरफ देते हैं, -a - b इधर कहीं बिंदु होगा। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं, याद होना चाहिए। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं ना जी, इसको मान लो बिंदु P। तो हम लोग जानते हैं √अंडर क्या होता है, x² + y²। तो यहाँ O से P की दूरी क्या हो जाएगा, √अंडर किसका स्क्वायर हो जाएगा, -a का स्क्वायर + -b का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदु x y की मूल बिंदु से दूरी, सूत्र एक बनाकर क्या लिख देंगे, √अंडर x² + y²। तो √अंडर ये a² हो जाएगा और +b², यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो बिंदु दिए गए, इनके बीच की दूरी निकालनी। तो मान लीजिए एक बिंदु को P जिसका निर्देशांक है 0,3 और दूसरा बिंदु ले लेते हैं Q जिसका निर्देशांक है 4,2। इन दोनों की बीच की दूरी यानी यही PQ निकालना। चलो मान लेते हैं कि माना दो बिंदु P 0,3 तथा Q 4,0 के बीच की दूरी PQ है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए x2 y2। आप दूरी सूत्र पढ़े हैं ना, दूरी सूत्र क्या होता है, √अंडर x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ये ना हम लोग जानते हैं जी। तो P से Q की दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, √अंडर 4 - 0 का स्क्वायर और प्लस में 0 - 3 का स्क्वायर। यहाँ 4 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9, √अंडर 25 यानी कि 5 इकाई। √25 का मान 5 आ जाएगा, 5 इकाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि साइन थीटा का मान 21/29 है तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप cos थीटा का मान इससे निकाल लो। cos थीटा बराबर होता है √अंडर 1 - sin² थीटा। मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना, एक ही मान निकाला इसलिए, नहीं तो मैं समकोण त्रिभुज बना के भी बना सकता था। 21/29 का स्क्वायर √अंडर 1 माइनस ये 441 और नीचे ये 841 हो जाएगा। √अंडर एलसीएम 841, या 841 माइनस का 441, ऊपर घटा लो 400 और बटा में आ जाएगा 841। तो 400 स्क्वायर होता है 20 का, ये नीचे जो है ये हो जाएगा स्क्वायर 29 का, है ना, 841 29 का। हमें निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 1/cos थीटा, यानी कि 1/20/29 हो जाएगा ना, पलट जाएगा 29/20, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। नहीं तो समकोण त्रिभुज बना के भी इसको एंगल थीटा मान के ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मान ज्ञात करना है हमें किसका, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का टेन स्क्वायर 60 डिग्री। सबका मान रख देते हैं, आ जाएगा। साइन 30 का होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस 45 का 1/√2
स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, 1/√2 स्क्वायर, प्लस tan 60 है तो tan 60 डिग्री का होता है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/2 और प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर हुआ है इसका तो, ठीक है ना जी। चलिए तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 4, 1 + 2 और प्लस का 4 × 12, 12 14 15/4 ये मान हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9, दो त्रिभुजों की समरूपता की शर्तों को लिखे। तो हम लोग कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, कहलाते हैं कब कहलाते हैं जी? यदि पहला कि उनकी संगत भुजाएं, उनकी क्या हो जाएगा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तथा दूसरा संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप होते। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजाएं 40 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 1 आधार और गुने ऊंचाई। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं आधार और ऊंचाई ही ना होंगी, 1/2 40 और गुना में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा कितना बार में, 20 बार, 9 दूना 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया, समझ गए। अगला कह रहा है, आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही है, 11 नंबर से देखते हैं, थेल्स प्रमेय के कथन को लिखिए और सिद्ध करें। तो इसका कथन हम लोग याद होना चाहिए, मैंने बता रखा है कि हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं से होकर जाने वाली रेखा यदि तीसरे भुजा के समांतर हो तो वह दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती है या काटती है, ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद करती है। ये हमें साबित करना है इसमें, थेल्स प्रमेय में ये कथन है। अब इसका हम लोग यहाँ प्रमाण देखेंगे। तो सबसे पहला काम कि हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। इसका नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे देते हैं ABC। एक कह सकते हैं कि एक रेखा है जो AB और AC को काट रही है इस तरह से, ठीक है, ये AB और AC को काट रही है, देख लीजिए, इधर और इधर काट रही है D पर, इधर काट रही है E पर। कह रहा है कि DE BC के समांतर दिया है, तब दिखाना कि इन दोनों का अनुपात समान होगा। हमारे पास दिया क्या है कि त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः AB तथा AC को AB तथा AC पर प्रतिच्छेद करती है। अच्छा, इसका नाम कुछ देते हैं कि एक रेखा जो है AB तथा AC को D तथा E पर काटती है। यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज ABC में रेखा मान लो PQ या कुछ भी सपोज इसका PQ भी मान लेते हैं, D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। या आप उस D को ही रहने दो ऐसे ही, त्रिभुज ABC में D तथा E पर क्रमशः AB तथा AC को रेखा DE प्रतिच्छेद करती है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
DE तथा AC पर थोड़ा एक कथन गड़बड़ लगा, लिख सकता है कि त्रिभुज ABC में DE रेखा AB या त्रिभुज ABC की भुजाओं, ऐसे भी लिख सकते हैं। DE भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। ये अच्छा है, ठीक है। और ये दिया है कि D समांतर है BC के, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में बांटेंगी, यानी कि AD बटा DB बराबर होगा AE और बटा में EC के। ये हमें साबित करना है। तो इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी। रचना में देखिए क्या करते हैं। रचना में हम क्या करते हैं ना कि यहाँ D से लंब खींचते हैं AE पर, ठीक है, और यहाँ E से भी इस तरफ लंब खींच देते हैं, इस पे लंब खींच देते हैं AD पर, ठीक है। इनका नाम देते हैं, ये लंब खींचे हैं, DM ले लेते हैं, इधर N ले लेते हैं। तो हमने क्या किया रचना में, इसको रचना है तो डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। हमारी रचना है तो डॉटेड रख देते हैं। चलिए तो लिख सकते हैं कि DM लंब AE है ना, या AC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और EN लंब AB खींचे। पहला काम ये किए। अब क्या कर देते हैं हम लोग ना, इसमें मिला देते हैं किसको, B से सॉरी, ये जो B है इस B से मिला देते हैं E को, और C से मिला देते हैं यहाँ पे D को। ये भी रचना में लिख देते हैं, तो कि दोनों रचनाएं हैं तो इसको भी डॉटेड कर देते हैं, ठीक है, काफी है। लिख देते हैं क्या किए हैं जी, BE तथा CD को मिलाया, इतना काम किए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं, ठीक है। प्रमाण में देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला जी यहाँ पे देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ, सॉरी हिंदी में लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये जानते हैं ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की, तो 1/2 आधार अगर AD मान लें तो ऊंचाई आपका EN ना हो जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल और हम लोग बात करेंगे BDE की, तो 1/2 आधार आपका DB ले लेते हैं, तो ऊंचाई एक्सटर्नल है लेकिन वो ले सकते हैं हम लोग EN। ये मैंने बता रखा है चैप्टर पढ़ाने में क्यों लेते हैं, भाग देते हैं इन दोनों में। भाग देने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या हो जाएगा, 1/2 AD गुना EN और 1/2 DB गुना में आपका EN। 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, तो हमें जो प्राप्त हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, AD बटा में DB, AD बटा में DB। इसी तरह इधर वाला त्रिभुज ले लेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट ही कि इसी प्रकार जैसे इसमें लिखे उसी तरह डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 लाइन बच जाएगा हमारा। इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये वाला और ये वाला, इसका आ जाएगा अनुपात AE बटा में EC। निकाल के देख सकते हैं,
ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इसके बाद देखिए समीकरण 1 2 आ गया। यहाँ ध्यान देखिए, इसी को नंबर बराबर दिखाना है, लेकिन AD ऊपर है, नीचे देखिए यहाँ BDE है और यहाँ CED है, दोनों में फर्क है। BDE ये वाला ट्रायंगल और CED ये वाला ट्रायंगल, अगर इसको बराबर दिखा दें तो काम बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, हम जानते हैं कि एक ही आधार हम लोग यहाँ D ले लेते हैं, तथा एक ही समांतर, हमारे पास समांतर दिया था ना जी, D समांतर BC के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये पढ़े हैं, बराबर होते हैं। तो यहां देखिए, तो एक ही आधार अगर D ले ले तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, और दोनों एक ही समांतर के बीच में, तो बराबर हो जाएगा नहीं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। समीकरण 3, आप इन तीनों समीकरण से देखोगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, 1 2 तथा 3 से। यहां देखिए ये इसके बराबर कब होगा, जब ये वाला BDE और CED बराबर होते हैं। अब तो बराबर हो ही गया, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये भी बराबर हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहां से AD बटा DB बराबर में AE बटा में EC। यही तो हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने यहाँ पर इसे दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, sin 30 का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, ज्यामिति की सहायता से बनाना है ना। चलिए, एक हम लोग समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं कि माना, इसका नाम दीजिए ABC। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, ऐसा मान लीजिए। तो बताइए, जब समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, रचना करते हैं, हम लोग एक AD लंब BC खींचते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर आप समबाहु में लंब खींचोगे ना, तो वो माध्यिका का भी काम करेगा, ठीक है, माध्यिका का भी काम करेगा, यानी कि इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, और कोण का भी समद्विभाजक होगा। जब भी इसका ध्यान रखना, देखिए जब इसमें लंब खींचे हैं, इसलिए AD BC तथा एंगल A का समद्विभाजक होगा, दोनों का हो जाएगा, क्योंकि समबाहु में यही होता है। यानी कि अब एंगल BAD बराबर एंगल CAD, ये दोनों कितना हो जाएगा, 30-30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, और यहाँ BD बराबर CD और बराबर में 2a है, तो ये A हो जाएगा, ये DA है, समझ गए। अगर हम लोग sin 30 की बात करें त्रिभुज ABD में, ध्यान से देखो, ABD में sin 30 की जब बात करेंगे तो लंब होगा BD और कर्ण हो जाएगा AB, यानी कि A और बटा में 2a कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो sin 30 1/2 ही ना होता है जी। क्वेश्चन नंबर 13 करा के sin थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करें। sin थीटा के रूप में, यानी कि cos से शुरू करते हैं, cos को sin में बदलना है। तो एक काम करो, √1 - sin स्क्वायर थीटा नहीं होता है, यही हो जाएगा इसका, है ना। चलिए, अब इस सेक को बदलते हैं, तो इसे 1/cos लिख सकते हैं, अब cos को यहाँ पे √1 - sin स्क्वायर, sin में बदल दिए, सेक को भी। tan को लेते हैं, आप इसे sin θ/cos θ लिख सकते हैं, तो cos को बदल दो नीचे वाले को, sin θ बटा में √1 - sin स्क्वायर थीटा। चलिए, cot को बदलना है, तो इसको cos/sin लिख सकते हैं, और cos को ऊपर हम लोग √1
1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब कौन बच गया, अब बच गया आपका कॉसेक। तो कॉसेक थीटा का होता है ना 1 बाई में साइन थीटा, ये तो फॉर्मूला ही होता है। चलिए चलते हैं अब अगले पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हमें कौन सी विधि से ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए कहा रहा है। चलिए देखते हैं। हमारा समीकरण है 8x प्लस का 5y बराबर में 9, दूसरा है आपके पास 3x प्लस का 2y बराबर में 4। यहाँ a1 है 8, b1 है 5, c1 है 9, a2 है 3, b2 है 2 और c2 है 4। ब्रज गुणन विधि में बताए हैं, ब्रज गुणन विधि में आपको बताए हैं, क्या बताया है जी ब्रज गुणन विधि में कि x लिखना, यहाँ y लिखना, यहाँ -1 लिखेंगे जब बराबर के उस तरफ अचर होंगे। तो यहाँ पे लेंगे BC यानी कि B1 C1 B2 C2, यहाँ लिखेंगे CA यानी कहने का मतलब है कि यहाँ C1 A1 और C2 A2, और यहाँ AB, ठीक है, यानी कि A1 B1 और A2 B2, और फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मान रख देते हैं x बटा में यहाँ पर 5 9 2 4, 9 यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 3, मान रख रहे हैं सब, -1 बाई 8 5 3 2। चलिए x बटा में 5 का 20, 9 दूना 18, y बटा में 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 4 का 32, -1 बटा में 8 दूना 16, 5 तिया 15, x बटा में 2, y बटा में माइनस का 5 और इधर -1 बटा में 1, तो -1 ना होगा, अलग अलग कर दीजिए। x बटा 2 बराबर -x, y बटा -5 बराबर -1, यहाँ से x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, x बराबर में 5 है, -2,5 आंसर। क्वेश्चन 15 कर रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न निकालना, तो पहले क्या लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर में x तथा हर y है। तो बताइए तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटा हर ना होता है जी, यानी कि x बटा y। प्रश्न से भिन्न क्या है, x बटा y है। कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 गुना में x प्लस 2, 9 गुना में y प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 11x प्लस 22, 9y और प्लस का 18। एक तरफ कर लेते हैं, 11x माइनस का 9y और 18 माइनस का 22। यहाँ समीकरण आ जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। समीकरण ये 1 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। दोनों में 3 जोड़ देने पे 5/6 हो जाएगा। देखिए दोनों में 3 जोड़ दीजिए तो भिन्न 5/6 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 गुना में x प्लस 3 और 5 गुना में y प्लस 3। चलिए आगे देखते हैं, 6x प्लस का 6 तिया 18, 5y प्लस का 5 तिया 15, 6x माइनस का 5y और 15 माइनस का 18, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो आप x या y के गुणांक को सेम कर दीजिए। समीकरण 1 में आप गुना कर दीजिए कितना से जी, 5 से, और समीकरण 2 में आप गुना कर दीजिए आप 9 से, ताकि y का गुणांक सेम हो जाए। चलिए अब इसके बाद देखिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा। यहाँ पे 1 में 5 से गुना करना है तो 55x माइनस का 45y बराबर में माइनस का 20, और इसमें 9 से 6 9 54x और माइनस का 45y बराबर में माइनस का 27। साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, ये y वाला कट जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और इधर 7 आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रख दे। समीकरण 2 में रखने पर 6x की जगह पे क्या रख देंगे 7 और माइनस का 5y बराबर माइनस का 3।
चलिए आगे सॉल्व करते देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे। 6 7 42 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस 5y बराबर में माइनस 3 माइनस का 42, माइनस 5y बराबर में माइनस का 45, ये जगह भाग में y के मान 9 आ जाएगा। तो हमें भिन्न x बटा y ना था, भिन्न x बटा y था, यानी कितना हो जाएगा 7 बटा में 9, आंसर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो।